हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना जो एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स, उसके कुछ एमसीक्यूज। देखिए, जेनेटिक्स जो टॉपिक है वो जो आपका जो नीट यूजी का जो एग्जाम होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इससे जो है हमेशा एमसीक्यूज आते ही आते हैं। तो इसमें देखेंगे हम कुछ एमसीक्यूज। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक फेसबुक ग्रुप है जो कि नीट यूजी गुरु के नाम से है, जिसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड बाय, न्यूक्लियोटाइड मतलब कि किस चीज से मिलके बने होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर, मतलब कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर का कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा, तो ये एकदम ऑप्शन रॉन्ग है, ये आंसर नहीं होता है इसका। सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये भी इसका आंसर नहीं है। एंड थर्ड ऑप्शन है पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, जो ये भी आंसर नहीं है इसका। द फोर्थ ऑप्शन इज नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप एंड पेंटोस शुगर, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर तैयार होता है, जिसमें एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और नेक्स्ट एक थर्ड चीज होती है पेंटोस शुगर। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आंसर हमारा है इसमें डी। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो बना कैसे होता है। तो देखिए, न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए आपको नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस आपका कुछ भी हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है। तो ये आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज चाहिए होती है वो चाहिए आपको पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर आपको पता है दो टाइप की होती है, डीएनए के अंदर होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर और आरएनए के अंदर होती है राइबोस शुगर। थर्ड चीज जो आपको चाहिए होती है वो चाहिए होती है आपको फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो तीनों चीजें होती है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों चीज मिलकर बनाती हैं आपका न्यूक्लियोटाइड। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो आप यहां पे आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियोसाइड है। तो अगर आप नाइट्रोजनस बेस को मिला देंगे पेंटोस शुगर के साथ, मतलब कि जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड, अब बट अगर आप न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दें तो वो बन जाता है आपका न्यूक्लियोटाइड। तो ये डिफरेंस आप सबको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू विच लिंकेज टू फॉर्म द डाइन्यूक्लियोटाइड। मतलब कि जो डीएनए या आरएनए की जो चेन होती है वो आपको पता है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर तैयार होती है। तो अब इनका पूछना है कि जो दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक चेन के अंदर, वो किस तरीके से आपस में जुड़ते हैं। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड ऑप्शन है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, थर्ड ऑप्शन है 3 to 5 फॉस्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड एंड थर्ड इज नन। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर होता है 3-5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो एनसीईआरटी से काफी टाइम पूछा जा चुका है नीट के अंदर। तो ये कभी भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इस तरीके के आंसर आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो इसका आंसर था सी। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये आपकी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। इसको समझेंगे यहां से। तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसमें ये इसका 3' एंड है और ये जो होता है इसके 5' एंड पे एक फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। तो ये इसके 5 नंबर का कार्बन जो है अपने आगे वाले के 3rd नंबर के कार्बन से एक बॉन्ड बनाता है, जिसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो कि आप यहां पे भी देख सकते हैं, दिस इज योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आपको हमेशा याद रखना है कि दो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं एक दूसरे से। ये एक और डायग्राम है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। यहां पे भी आप देख सकते हैं कि ये आपके पास दो चेन है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। तो एक डायरेक्शन ये रही आपकी 3 to 5 और दूसरा ये रहा आपका 3 to 5। तो यहां पे आप देख सकते हो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, उसके बाद वाला ये एक न्यूक्लियोटाइड है और बीच में ये जो है आपका, ये आपका बन रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये एक और डायग्राम है, उसी का एक और मैग्नीफाइड व्यू है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे भी आप नोटिस कर सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड का जो 3rd कार्बन होता है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन के साथ मिलके एक बॉन्ड बनाता है, जिसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो कि यहां पे पी से इन्होंने शो कर रखा है। एनसीईआरटी के अंदर भी ये डायग्राम है।
तो बस आपको इतना याद रखना है कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू। तो इसका मतलब ये पूछा कि जो हमारे पास आप जानते हैं कि डीएनए हो या आरएनए वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है, मतलब कि उसमें एक चेन होती है जिसमें दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, तो इनका बोलना है कि ये जो चेन होती है इसकी जो बैकबोन होती है वो कैसे फॉर्म होती है। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में दो चेन होती है इस तरीके से, एक चेन इधर होती है और एक चेन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के लिंकेज होते हैं। तो बैकबोन का मतलब है ये जो बोन है ये कैसे बनी होती है। तो आपने इससे पहले वाले डायग्राम में ही देखा था कि बैकबोन जो होती है वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है आपकी, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, पहला है शुगर, दूसरा ऑप्शन बी इज अमाइनो एसिड, ऑप्शन 3 इज शुगर एंड फॉस्फेट्स एंड ऑप्शन डी इज शुगर एंड अमाइनो एसिड। तो अगर आप इसका आंसर देने से पहले हम आपको इसका डायग्राम दिखा देते हैं। तो ये आपने एक डायग्राम देखा था पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, और इसके पहले एक डायग्राम था जो कि डीएनए का डायग्राम था। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये जो पूरा चेन बना हुआ है इसको बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ओके, तो शुगर जो किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो आपकी जो बैकबोन होती है वो बनी होती है शुगर की, जो कि ये पेंटोस शुगर है, और फॉस्फेट की। ओके, तो हमेशा याद रखना है कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो होती है वो बनी होती है शुगर और फॉस्फेट की। तो इसका अब आंसर देख लेते हैं। तो इसमें आंसर होगा शुगर एंड फॉस्फेट्स, मतलब कि ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक्ड टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन, दिस स्टेटमेंट इज। तो इनका बोलना है कि ये इसको पहले आपको समझना होगा बोलना क्या चाह रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ये सिंप्लीफाइड एक डायग्राम देते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेसेस इससे लगे होते हैं। एडेनिन होगा, यहाँ पे ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है। तो उसका बोलना है कि ये जो नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं ना, ये लिंक्ड रहते हैं शुगर जो मोइटी होती है, जो कि प्रोजेक्ट होते हैं बैकबोन से। तो ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। इसको हम डायग्राम के हिसाब से अभी समझ लेते हैं। तो देखिए ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर है। तो आप दो चीज देख सकते हैं इसमें, एक तो होती है आपकी शुगर, ये शुगर है आपकी, और ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है। तो शुगर और फॉस्फेट की एक बैकबोन होती है इस तरीके से, एक बैकबोन ये रही और दूसरी बैकबोन ये रही। और इस बैकबोन से, ये जो बैकबोन है आपकी, इससे प्रोजेक्ट रहते हैं नाइट्रोजनस बेस, जैसे कि यहाँ पे एडेनिन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे थाइमिन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे साइटोसिन है। इसी तरीके से जो दूसरी साइड की जो चेन है उससे भी नाइट्रोजनस बेस प्रोजेक्ट रहते हैं, जैसे यहाँ पे थाइमिन हो गया, ये एडेनिन हो गया, ये साइटोसिन हो गया, ग्वानिन हो गया। और इन नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो वो जो स्टेटमेंट अभी पिछले वाले एमसीक्यू में उन्होंने पूछा था वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसा ही होता है। तो उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो द नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, तो आंसर होगा इसका ए। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट व्हाट पोजीशन इन द राइबोस। तो देखिए ये पूछना कि आरएनए न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आपको ना आरएनए और डीएनए के अंदर एक बेसिक डिफरेंस समझना होगा। तो एक होता है आपके पास डीएनए, एक होता है आपके पास आरएनए। तो जो डीएनए का फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में पेंटोस शुगर का डिफरेंस है। जो डीएनए होता है उसके अंदर जो पेंटोस शुगर होती है उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर, और जो आरएनए होता है उसके अंदर जो शुगर होती है उसको बोलते हैं राइबोस शुगर।
तो इसमें डिफरेंस कहाँ पे है, अगर आप गौर से देखेंगे तो जो कार्बन नंबर 2 है, ये जो कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 2, तो डीएनए के अंदर यहां पे H ग्रुप अटैच्ड रहता है और आरएनए के अंदर यहां पे OH ग्रुप अटैच्ड रहता है। यही मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो बिकॉज आरएनए में यहां पे OH ग्रुप अटैच्ड है और उसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दो, तो जब भी आप ऑक्सीजन को निकालोगे तो हम उसको बोलेंगे डीऑक्सी। तो बिकॉज यहां पे एक ऑक्सीजन निकल गया तो अब जो शुगर रह गया उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो कभी भी कोई पूछे कि आरएनए और डीएनए के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस हैं, बट उनकी शुगर के अंदर एक मेजर डिफरेंस है कि कार्बन नंबर 2 जो होता है उसमें आरएनए पे OH ग्रुप होता है और डीएनए के अंदर वहां पे H ग्रुप होता है, इसीलिए उसको डीऑक्सी राइबोस शुगर बोला जाता है। तो अब हम उस एमसीक्यू को देख लेते हैं जो लास्ट एमसीक्यू था। हाँ, तो अब आप देख सकते हो कि इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट व्हाट पोजीशन। तो अभी हमने देखा वो जो पोजीशन थी कार्बन नंबर 2 होती है, तो इसका आंसर होगा सेकंड पोजीशन। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, सेकंड पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आरएनए द यूरासिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ, मतलब आरएनए के अंदर यूरासिल किसके प्लेस पे रहता है। तो इसका आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो आरएनए और डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उसमें नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं। तो दो तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं हमारे पास। एक होता है आपका प्यूरीन बेसिस। तो प्यूरीन बेस में कौन कौन से दो बेसिस हैं हमारे पास? दो बेसिस हैं, एक है एडेनिन, एक है ग्वानिन। इनका केमिकल फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आओगे तो वहां पे बायोकेमिस्ट्री करके एक सब्जेक्ट होगा जहां पे आपको ये डिटेल में पढ़ना होगा। तो पायरिमिडिन बेसिस कौन कौन से होते हैं? पायरिमिडिन बेसिस होते हैं, एक होता है यूरासिल, एक होता है थायामिन और एक होता है साइटोसिन। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये जो होते हैं तीन, ये आरएनए और डीएनए दोनों के अंदर रहते हैं। बट एक मेजर डिफरेंस जो होता है आरएनए डीएनए में वो होता है पायरिमिडिन बेसिस को लेके कि आरएनए के अंदर केवल यूरासिल होता है और जो डीएनए होता है डीएनए के अंदर केवल थायमिन होता है। तो अब यहां पे एक निमोनिक है याद करने के लिए, क्योंकि आप अक्सर कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर आप देखो कि आरएनए जो होता है, आरएनए की स्पेलिंग में आर है और यूरासिल की स्पेलिंग में भी आर है, इसका मतलब आरएनए के अंदर यूरासिल होता है। और तो बचा के आपके पास थायमिन, तो वो तो याद ही हो जाएगा कि डीएनए के अंदर थायमिन होगा। अगर कंफ्यूजन केवल दो में आएगा, यूरासिल एंड थायमिन, कि किस में क्या होता है। तो यूरासिल की स्पेलिंग में आर है और आरएनए की स्पेलिंग के अंदर भी आर है, तो आप ऐसे याद कर लेना, आरएनए के अंदर यूरासिल होता है और डीएनए में थायमिन होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका निमोनिक है याद करने का। तो अब उस एमसीक्यू को देख लेते हैं कि इन आरएनए द यूरासिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ। तो इसका आंसर होगा ये कि आरएनए यूरासिल में जो आरएनए के अंदर जो यूरासिल होता है वो किसके स्थान पे होता है? तो वो थायमिन की जगह पे होता है, क्योंकि डीएनए के अंदर वहां पे हमने देखा था अभी थायमिन होता है और आरएनए के अंदर क्या होता है? यूरासिल होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए थायमिन। तो इसका आंसर वही है सी, थायमिन। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये जस्ट एक रफ आइडिया था कि किस तरीके से आपको जेनेटिक्स के जो एमसीक्यूज होते हैं वो आपको टैकल करने हैं एग्जाम के अंदर। जेनेटिक्स जो होता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट को लेके। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग एनसीईआरटी को ठीक से स्टडी कीजिए और इस तरीके से एमसीक्यूज को फ्रेम कीजिए।